तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आज 4 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी एवं डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की। ठीक है, तो आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, एग्जैक्ट जीके जीएस हिंदी मैथ साइंस इंग्लिश के जो प्रश्न 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं उनको आज हम आपको डिटेल में कराने वाले हैं, जिससे आगे जो भी प्रश्न अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। हमारा टारगेट यही रहता है। थोड़ा सा हमारी वीडियो लेट आती है लेकिन फायदेमंद आपके लिए सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक प्रश्न जो पूछा गया है उसका और भी डिटेल हम बताएंगे, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारा एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंच सके और अस्पताल सहायक की जो हम डिटेल्ड क्लासेस चला रहे हैं वो भी सही समय पर आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करेंगे जीके जीएस और एमपी जीके से। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। लोगों में बहुत डर था कि फर्स्ट शिफ्ट कैसी क्या आने वाली है। अच्छा हाँ, आपको वो बता दें कि किस तरह से नंबर दिखाए जा रहे हैं। तो नंबर में ऐसा हो रहा है कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपको वो क्वेश्चन दिखाएंगे आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, फिर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, ये दोनों आपको दिखा देंगे। बाकी आपको हिसाब लगाकर खुद बताना पड़ेगा, खुद ये सोचना पड़ेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये माइनस मार्किंग का खेला शुरू हुआ है। पहली बार माइनस मार्किंग हो रही है। आगे की भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल ये कहां पर स्थित है। हमने आपको 500 प्रश्नों की एमपी जीके की पीडीएफ दी थी। नोट्स जिन लोगों ने लिया उनको बता रहे हैं, उसमें से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इसमें से बाहर गया हो हमारे नोट्स में से। ठीक है, आपको सारे प्रश्न भी दिखाते चलेंगे और सारे प्रश्न अपने नोट्स में बताते चलेंगे कहां कहां पर ये दिया गया है। चलिए, पहला प्रश्न है ये हम जब हमने आपको महल कराए थे, मकबरे कराए थे, तब भी हमने आपको करवाया था और टॉप 500 वाले में भी हमने आपको कराया था। आइए देखते हैं, रानी रूपमती बाज बहादुर का महल कहां पर है। धार, सीधी, होशंगाबाद या फिर भोपाल में। सीधे आंसर की तरफ चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धार जिले में स्थित है रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल। आइए डिटेल में देख लेते हैं, धार में है तो कहां पर है। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर के महल मध्य प्रदेश के मांडू या फिर मांडव शहर में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थल धार जिले के अंतर्गत आता है। तो अगर धार जिला दिया गया है तो आपको धार लगाना है। अगर जिले के स्थान का नाम दिया गया है तो जिला का स्थान का नाम है मांडू या फिर मांडव। दोनों लोगों के जो महल हैं वो यहीं पर स्थित है। अब इन महलों से जुड़ी कुछ जानकारियां देख लीजिए जो आगे आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि बाज बहादुर के महल की अगर हम बात करते हैं तो यह मांडू के बीचों बीच स्थित है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। डेट याद रखना, 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह अफगान और राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन मिश्रण है। अगर इस पेपर को कठिन बनाएंगे तो यही पूछेंगे कि जो बाज बहादुर का महल है वो किस वास्तुकला पर बना हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, अफगान और राजपूत वास्तुकला का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। रानी रूपमती महल की बात कर लेते हैं। यह महल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मतलब जो आपका ये महल है ना बाज बहादुर का महल, वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से नर्मदा नदी घाटी और आसपास के प्राकृतिक नजारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ये दोनों महल के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। यहां से आगे भी प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जिस तरह से अभी आपने देखा था एमपी पुलिस कांस्टेबल में हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे प्रश्न आए थे और बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए थे। रचना नामदेव जी जो सेकंड रैंक लेकर के आई थी, लास्ट में आपको उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे जिन्होंने अपना स्कोर हमारे पास भेजा था। उन सब ने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट शुक्ला सर स्पेशल से तैयारी की थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको ये पांचों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। 500 से 1000 के आसपास हम करंट अफेयर करा चुके, जिसमें एमपी करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर अफेयर का भी प्रश्न आज आया है। ठीक है ना, जो राष्ट्रपति महोदय ने 131 पुरस्कार दिए थे वो भी अपने पीडीएफ नोट्स में से फंस गया है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और जो टॉप 100 सीरीज हम लेकर के चल रहे थे, टॉपिक वाइज टॉप 100 सीरीज सभी सब्जेक्ट की, उन सब को मिलाकर के लगभग 4500 के आसपास आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। वो आप आराम से लगा लेना, उन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे। लास्ट टाइम पर जो हमने 500 प्रश्नों की सीरीज चालू की थी, जिसमें हमने एमपी जीके के 500 प्रश्न कराए थे, साइंस के 500 प्रश्न कराए थे, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। कॉपर सल्फेट वाला साइंस वाली पीडीएफ से आया हुआ है। ठीक है ना, और आपका जो इंग्लिश के 200 प्रश्न कल करा दिए हैं, वहां से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे पीडीएफ आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। कैसे प्राप्त करना, छोटी सी प्रक्रिया है। क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना, केवल क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। इसी पर आप 189 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर देंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ और बाकी की जो
डिटेल्ड नोट्स आने वाले हैं, जो 500 सीरीज चल रही है, वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में जरूर शामिल हो जाइए। इसके अलावा आप सबको पता है अस्पताल सहायक की बड़ी वैकेंसी आई हुई है, जिसके एग्जाम 24 जून से स्टार्ट है, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स, इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है लगभग 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। इसके अलावा जो टॉप 100 सीरीज हमने चालू की है, लगभग 450 हम एमसीक्यू करवा चुके हैं, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, जयशंकर प्रसाद, इन सब पे हम लगभग 150-100 एमसीक्यू दे चुके हैं। तो ये सब आप मात्र कितने में 149 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है, वही ये आपको इसको ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं इसको, क्यूआर कोड। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, अस्पताल सहायक का कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक तरफ सिलेबस रख लेना, एक तरफ हमारे नोट्स रख लेना, ठीक है। एक एक चैप्टर मिला लेना, सब कुछ आपको मिलेगा और सारे एमसीक्यू, सारे पेपर सेट आपको सेंड कर दी जाएंगे। यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, जिस तरह से अभी आपको दिखाते हैं किस तरह जेल पैडी और फॉरेस्ट गार्ड में हमारे पीडीएफ से, हमारे मैराथन सीरीज से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, इसी फोन पे नंबर पर मैसेज करके फोन पे नंबर ले लेंगे, मतलब इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फोन पे नंबर ले लेना और उसके बाद वहां पर पेमेंट करके अपने जो है नोट से प्राप्त कर सकते हैं और ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का, लियोनेल मेसी वाला। इस पे भी हमने चर्चा की थी जब हम टॉप 500 करंट अफेयर करवा रहे थे। टॉप 500 के पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। लियोनेल मेसी की मूर्ति अभी हाल ही में कहां पर बनी? हमने मजाक भी किया था कि लियोनेल मेसी की जो मूर्ति है वो ऋतिक रोशन की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। ऋतिक रोशन कह रहे हैं मेरी मूर्ति बनाई कि लियोनेल मेसी की बनाई है, ठीक है ना। वहां से ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो पूछा कहां पर बनी है, तो ये जो इनकी मूर्ति है ये कहां पर बनी? कोलकाता में बनी है, पश्चिम बंगाल में। और इसको बाद में हटा भी दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था वो भी आप देख लीजिए। तो लियोनेल मेसी की सबसे चर्चित मूर्ति जो है वो हाल ही में कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लेक टाउन इलाके में बनाई गई थी, ठीक है। दिसंबर 2025 में स्थापित 70 फीट ऊंची फाइबर ग्लास और लोहे की मूर्ति का अनावरण खुद लियोनेल मेसी ने अपने भारत दौरे पर किया था। लेकिन फिर इसमें विवाद हो गया। विवाद इसलिए हो गया कि वो मूर्ति लियोनेल मेसी की नहीं लग रही थी, किसी और की ही लग रही थी, ठीक है ना। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये हुआ कि भैया इसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा, इतना मेहनत से तुमने इतने पैसे खर्च करके बनाया है। 2026 में उसको जून 2026 में हटा दिया गया और ये जून 2026 का करंट अफेयर काफी चर्चा में रही थी, है ना। तो पूरा एक साल का जो करंट अफेयर का पीडीएफ दिया है वो अच्छे से पढ़ करके जाना आप लोग। चलो अगला है, हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार की ईंटों को किससे जोड़ा गया है? इतिहास से प्रश्न है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको हो जाएगा जिप्सम के गारे से, है ना। या सिंपल ऑप्शन मिल सकता है कि चूने और गारे से जो है बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में स्थित बृहद स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार बनाए जाते थे, सब लोग जाकर के उसमें स्नान करते थे। बड़े बड़े अन्नागार बनाए जाते थे जहां पर अनाज को जो है एकत्रित करके रखा जाता था, ठीक है ना। तो वही पूछ रहे हैं कि ये जो बनाया था ना, इसकी ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके अलावा स्नानागार को पूर्णतः जलरोधी बनाया गया था, वाटर प्रूफ बनाया गया था भाई, मतलब कि उसमें दीवारों में सीलन नहीं लग सकती है, ठीक है। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों की जुड़ाई के बाद जोड़ों पर कोल तार की एक मोटी परत भी चढ़ाई गई थी। कोल तार मतलब जानते हैं, बिटुमिनस। अरे भैया जिससे अपनी सड़कें बनती हैं, इतने एडवांस हुआ करते थे उस टाइम के लोग, ठीक है ना। तो जिससे कि सीलन ना आए, इसलिए ये ऐसी व्यवस्था कर रखी थी उन लोगों ने, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न आज पूछा है, इतिहास से एक ही प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, करंट अफेयर, अपनी करंट अफेयर पीडीएफ से पूछा गया है। 2026 में राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए हैं? तो कुल मिलाकर के 131 पद्म पुरस्कार वितरित किए हैं। आइए पूरा डिटेल आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर ये पूछा है तो यहां से आपके एग्जाम में आगे मान करके चलिए 3 से 4 बार तो ये खुद ही रिपीट होगा। और जो डिटेल सॉल्यूशन बता रहे हैं यहां से भी आपको 3 से 4 प्रश्न मिलने वाले हैं आगे की शिफ्ट में। चलिए देख लेते हैं। तो वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 हस्तियों को पद्म सम्मान वितरित किए जा चुके हैं और शेष विजेताओं को दूसरे चरण के समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कुल 131 स्वीकृत पुरस्कारों का वितरण किया गया है, जिसमें अभी कितने वितरित हुए हैं? तो पद्म विभूषण 5 दिए गए हैं, पद्म भूषण 13 दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। और पद्मश्री 113 दिए गए हैं। इनमें 19 महिलाएं भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं, ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। यहां से भाई घुस घुस करके प्रश्न पूछेगा, ये कन्फर्म है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो टोटल 131 जो कि आज पूछ लिया। फिर कहेंगे पद्म विभूषण कितने हैं, तो आप बताओगे 5 हैं। फिर कहेंगे पद्म भूषण कितने हैं, तो बताओगे 13 हैं। फिर कहेंगे पद्मश्री कितने हैं, तो 113 बताओगे। फिर कहेंगे कितनी महिलाओं को दिया गया, तो आप 19 बताओगे। फिर कहेंगे कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, तो आप 16 बताओगे। 5 से 6 प्रश्न रिपीट होंगे, आगे एनालिसिस कराएंगे तो आपको बताते चलेंगे। देखो हमने कहा था रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आगे सारी शिफ्ट का एनालिसिस आपको देखना है।
चलो अगला प्रश्न है 2026, वर्ष 2026 में बिहू पर्व कब से कब तक मनाया गया है, या हो सकता है ये पूछा हो कि बिहू कहाँ का पर्व है, ठीक है ना, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक असम में मनाया जाता है बिहू। तो बोहाग बिहू 2026 14 अप्रैल 2026, गोरू बिहू 15 अप्रैल 2026 और मुनाहू बिहू असमिया नव वर्ष को मनाया जाएगा। यह उत्सव पूरे सप्ताह चलेगा, यानी कि 21 अप्रैल 2026 तक ये चलता है। फिलहाल 14 और 15 अप्रैल को मनाया गया है। तो पूछे कि कहां पर मनाया गया है, असम में मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 14 और 15 अप्रैल 2026 को मनाया गया है। ये डिटेल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एमपीजीके से अच्छे प्रश्न आए थे ना, तो एमपीजीके की टॉप 500 वाली पीडीएफ कंप्लीट करके जाना मेरे भाई, आपसे बार बार कह रहे हैं, टॉप 500 वन लाइनर वाली पीडीएफ कंप्लीट करके जाना। और जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रखे हैं, टॉप 100 जो एमसीक्यू करा रखे हैं उसकी भी पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाना, जिन लोगों ने नोट्स लिया है। मध्य प्रदेश में रानी का महल कहां पर है, तो रानी का महल मंडला में स्थित है। चलिए देख लीजिए, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रानी का महल रामनगर में स्थित है। कहां पर, रामनगर में स्थित है। यह ऐतिहासिक महल मंडला शहर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए रानी महल की। तो निर्माण, यह महल 17वीं शताब्दी में गोंडवाना साम्राज्य के प्रतापी राजा थे हृदय शाह, इनके द्वारा अपनी रानी चिमनी बेगम के याद में बनवाया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किसकी याद में, चिमनी बेगम की याद में। किसने बनवाया था, हृदय शाह के द्वारा बनवाया गया था। संरक्षण देख लीजिए, यह पुरातात्विक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संरक्षण में आता है। एएसआई इसमें जो है फिलहाल जो निर्माण कार्य वगैरह करवा रहा है। अन्य देख लीजिए, इसी परिसर में राजा हृदय शाह द्वारा बनवाया गया मोती महल, राजा भगत की कोठी और बेगम महल भी मौजूद है। तो ये तीनों भी आगे आपसे पूछे जाएंगे, तो भी आप क्या लगाएंगे, मंडला ही लगाएंगे, और ये भी आगे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, छठ पर्व जो है वो कहां पर मनाया जाता है, तो बिहार और झारखंड में छठ पर्व मनाते हैं। छठ पर्व मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यों के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आज के समय में प्रवासियों के माध्यम से यह पर्व देश विदेश के कोनों कोनों में मना रहे हैं। भाई भारतीय जहां पर स्थित है वो अपने पर्व मनाते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी झारखंड बिहार के लोग हैं वो लोग अपने पर्व को यानी कि इस पर्व को जो है मनाते हैं, छठ पर्व को विदेशों में भी मनाते हैं। चलो ये प्रश्न बहुत खतरनाक पूछा गया था भैया, सालबर्डी का महादेव मंदिर बताइए। ये पूछा गया था सालबर्डी का जो महादेव मंदिर है कहां पर स्थित है। सही आंसर बैतूल हो जाएगा। तो सालबर्डी महादेव मंदिर, हालांकि हमने सालबर्डी के नाम से नहीं कराया, लेकिन ये जरूर बताया था आपको कि महादेव मंदिर जो बहुत फेमस है वो बैतूल जिले में स्थित है, और यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब नाम इनका पहली बार पूछा गया सालबर्डी, ठीक है, लेकिन हमने आपको ये क्लिक करवा दिया था कि बैतूल में बहुत बड़ा महादेव का मंदिर है, जो प्रश्न में पूछा जा सकता है लगातार। अभी तक क्या है, अभी तक महाकाल जो अपने उज्जैन वाले हैं इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस सालबर्डी वाला अभी एमपीएसआई मेंस में पूछा गया था, इसीलिए हमने कहा था कि ये प्रश्न बनेगा, है ना। वहां पर सालबर्डी नाम नहीं दिया गया था, बैतूल का महादेव मंदिर बोला गया था। ठीक है, चलिए देख लीजिए, सीमा रेखा पूछी गई थी, किसकी सीमा रेखा पर है, आज पूछा कि ये कहां पर है। चलो देख लेते हैं। तो सालबर्डी महादेव मंदिर महाराष्ट्र, अमरावती और मध्य प्रदेश बैतूल की सीमा पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। यही पूछा था कि ये कहां पर है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में, एमपीएसआई मेंस में पूछा था। अब यहां पर रिपीट करके पूछ लिया है कि ये किस नाम से है, तो ये बैतूल में स्थित है, सालबर्डी इसका नाम है। ठीक है, तो हमने जितनी प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो एमपीएसआई मेंस, एमपीएसआई प्री, आबकारी, कांस्टेबल, इन सबके प्रश्नों को ही लेकर के करवाए हैं, और ऐसा ही हम आपके लिए अस्पताल सहायक में भी करवा रहे हैं। देखिए, तो सालबर्डी महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। एक प्राचीन और रहस्यमय गुफा मंदिर है। यह स्थान अपने प्राकृतिक शिवलिंग गुप्त गंगा, जिसका जल स्रोत आज भी अज्ञात है, कहां से वो गंगा निकली पता ही नहीं चल पा रहा, ठीक है, और महाशिवरात्रि पर लगने वाले बड़े मेले के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है ये, बैतूल में है, सालबर्डी का महादेव मंदिर। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सीधे सीधे अपन ने उद्यान वाली वीडियो में कराया था, उद्यान वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और टॉप 500 वाली पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ के जाना। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए, तो स्थापना 1958 में, क्षेत्रफल लगभग 355 वर्ग किलोमीटर, नामकरण ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर किया गया है। विशेषता, इसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो आप बताएंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ये पूछा गया था, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है, तो ये जो है सीधी जिले में स्थित है। सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे राज्य सरकार के द्वारा 1981 में घड़ियालों के संरक्षण के लिए एवं वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अब जो घड़ियाल वाला ये सोन वाला पूछ लिया है, तो मुरैना वाला भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो मुरैना वाला भी आपको ध्यान रखना है। एक घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है, मुरैना में, चंबल नदी पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और बता दें, लाइव जो एनालिसिस करवाते हैं ना भैया, आज हम एक लोगों का लाइव एनालिसिस देखने गए, हमने कहा चलो देख लेते हैं कि अब पेपर छूटा है, देख लेते हैं कैसा क्या सिस्टम बन रहा है, अभी बच्चे तो क्वेश्चन भेज ही रहे हैं, तब तक हम एनालिसिस वालों का देख लेते हैं। तो एक महोदय हैं, ठीक है ना, 1 घंटे 14 मिनट तक लाइव रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन कितने उन्होंने पूछे हैं,
4 से 5 क्वेश्चन ही पूछ पाए, वो भी एकदम लास्ट में। कब? मुश्किल से जो लास्ट का 10 मिनट था इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी 1 घंटा 4 मिनट केवल बच्चों को फंसा करके रखा है। तो अपना समय मत खराब करो भैया, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर तो रहे हैं। सारे क्वेश्चन हर जगह से, बच्चों से, हर जगह से क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं विद आंसर। तो आप लाइव एनालिसिस में अपना समय मत बर्बाद किया करो, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम जो समय है, यही रात अंतिम, यही रात भारी मेरे भैया, ठीक है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो डेली एनालिसिस लेकर के आएंगे, थोड़ा सा वेट कर लेना, क्या दिक्कत है। जो आप 1-1.5 घंटा वहां बर्बाद कर रहे हो, 15-20 मिनट यहां पर देख सकते हो, 15-20 मिनट पूरा एनालिसिस करवा देंगे, ठीक है। तो वहां पर आपका टाइम बच जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन विद आंसर आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आगे अगर आपका एग्जाम है तो आपसे भी निवेदन है मेरे भाई, कर भला तो हो भला 7052547003 पर अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर सेंड करना। यह आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। जैसे आज आप इंतजार कर रहे थे, कल कोई और इंतजार कर रहा होगा एग्जाम एनालिसिस का, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। अगला प्रश्न पूछा, आप साइंस की ओर चलते हैं, साइंस के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से किसका पिरामिड उल्टा बनता है? 4 ऑप्शन थे, समुद्र का, स्थल का, बायोम का, फिर कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, समुद्र का जो पिरामिड होता है ना, वो पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, ठीक है। और देख लेते हैं ऊर्जा का पिरामिड, आगे पूछा जाएगा, ये 101% मैं बोल रहा हूं, देख लो। तो समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, यानी जो समुद्र वाला पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। इसका कारण यह है कि समुद्र में प्राथमिक उत्पादों का कुल द्रव्यमान उन पर निर्भर रहने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं, छोटी मछलियों और शीर्ष मांसाहारी जीवों की तुलना में बहुत कम होता है। इस वजह से समुद्र का जो पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने बता भी दिया है। तो संख्या बायोमास का जो पिरामिड होता है समुद्र में उल्टा होता है, जबकि स्थल जंगल घास के मैदान में ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो समुद्र में ये बायोमास का जो पिरामिड है ये उल्टा होगा, घास के मैदानों में सीधा होगा। ये पिरामिड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे 101% पूछेंगे। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं होता, ये हमेशा सीधा रहेगा। चाहे समुद्र में चले जाओ, आसमान में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा रहेगा, ध्यान रखना है। ये देखो पौधे की कटाई, ये पिरामिड वाला भी हमने अपने 500 में कराया, टॉप 500 में, और ये पौधों की कटाई वाला भी हमने आपको कराया था। और हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरह से ये प्रश्न, इस तरह से हमने कराया था कि भाई जब ये पेड़ है, ठीक है ना, पूरा डायग्राम बना के कराया था, प्रकाश संश्लेषण वाला प्रश्न आया था, तब हमने इसके बारे में आपको डिटेल से समझाया था। आज देखिए उसी डिटेल में से प्रश्न आ गया। कह रहे हैं पौधों की कटाई होने से वायुमंडल पर क्या फर्क पड़ेगा? आइए आंसर देख लेते हैं और आपको बिल्कुल डिटेल में समझा भी देते हैं। तो पौधों की कटाई से वायुमंडल और हमारे पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसमें ऑक्सीजन का स्तर घटता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तापमान में भारी वृद्धि होती है और बारिश चक्र प्रभावित होता है, जिसमें सूखा और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब इसको हमने पहले भी आपको प्रकाश संश्लेषण वाली वीडियो जब करवा रहे थे टॉप 500 में, तब भी आपको समझाया था कि ये भैया मान लीजिए कोई वृक्ष है, ठीक है ना, और ये प्रकाश संश्लेषण से क्या कर रहा है? भोजन बना रहा है। भोजन बना रहा है तो ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अब आप इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको जिंदा रखिए, तो क्या होगा? तुम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे, पर लेने वाला कोई नहीं रहेगा और तुमको ऑक्सीजन देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विभिन्न परिवर्तन हमारे जो है वायुमंडल में देखने को मिलेंगे। उन परिवर्तनों में सबसे ज्यादा ये होगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसी परिस्थितियां, सूखा वाली परिस्थितियां जो होती हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हमको देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बना करके आपके आज एग्जाम में दिया गया था। चलिए, कॉपर सल्फेट वाला देखो, हमने कहा था ना 2 प्रश्न पूछे कॉपर सल्फेट के। अब ये 2 प्रश्न हमको अलग अलग विद्यार्थियों ने भेजे हैं। अब यही वाला था या जो हम लास्ट में बताएंगे वो था, वो थोड़ा सा आपको देख लेना है ना। कॉपर सल्फेट को अत्यधिक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये काला कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है अगर आप अत्यधिक तापमान पर कॉपर सल्फेट को गर्म करोगे। देखो, तो कॉपर सल्फेट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है और गैस के रूप में सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही प्रश्न एक अलग तरह से आया था, वो भी आपको अभी आगे बता देते हैं। मानव नेत्र में रेटिना, ये तो हमने कितनी बार आपको बताया भैया अपने साइंस वाली क्लास में। टॉप 500 में ये 2 बार पूछा गया है। 2 बार हमने टॉप 500 MP वो आपका साइंस वाली टॉप 500 में करा दिया था। क्यों? क्योंकि 2 बार आया था, एक बार अवतल लेंस पर आया था, एक बार उत्तल लेंस पे आया था। दोनों बार हमने आपको समझाया था कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। चलिए, इसको आप डिटेल में समझा देते हैं। अब आ ही गए तो समझा ही देते हैं। ये हमारा मानव नेत्र है, ठीक है। अब यहां पर कोई चीज को हम देख रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या होता है? मान लीजिए किसका नेत्र है ये, ठीक है, अपना ही है, ठीक है। यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब क्या है कि ये आपके आगे बन रहा है, ठीक है ना। अब यहां तक नहीं पहुंच रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती है कि प्रतिबिंब आगे बन जाता है, यहां तक नहीं पहुंचता है, तो हम क्या करते हैं? तब हम यहां पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा? अवतल लेंस जो प्रतिबिंब यहां पर बन रहा था ना, इसको उठा करके रेटिना पर भेज देगा और रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की वजह से हमको दिखाई देने लगता है। ये निकट दृष्टि दोष में होता है। जब हमको निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, पर कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तब हम क्या करते हैं? यहां पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब ये हमारा
नेत्र है और जो प्रतिबिंब हम देख रहे हैं वो प्रतिबिंब हमारे नेत्र के पीछे जाकर के बन रहा है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, जो ये प्रतिबिंब यहाँ पर भाग के बन रहा था ना, इसको ला करके यहाँ पर पहुंचा देता है, यानी कि रेटिना पर बनाने लगता है, सिकोड़ देता है, ठीक है, खींच करके यहाँ पर बनाने लगता है, तो हमको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ये दोनों प्रश्न हमने अपने साइंस वाले 500 वाले जो PDF में कराए थे, तब आपको अच्छे से समझाया था। आज देखिए वही प्रश्न आ गया है। कल एक काम करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट के साथ में दिखा देंगे हमारे नोट्स में से कहां कहां से आए हैं, ठीक है। चलो, तो मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के सबसे भीतरी भाग रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। यह एक स्क्रीन या पर्दे की तरह काम करता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा, यानी कि रियल होगा, उल्टा होगा। इसके बाद जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं, इस संदेश को मस्तिष्क तक भेजती हैं। पहले प्रतिबिंब बनेगा, फिर प्रतिबिंब को जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रतिबिंब का जो मैसेज होगा वो मस्तिष्क पर पहुंचाएंगी, फिर कहेंगी देखो क्या बन रहा है। तो फिर वहां पर आप कहोगे कि शुक्ला सर का जो है नोट्स दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर, और शुक्ला सर का एनालिसिस दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें जो है आंखें पहुंचाती हैं किसके पास में, माइंड के पास में, ठीक है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है जिससे कि हमको चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसा आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। इसी बात पर लाइक कर दीजिए मेरे भाई अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आज एक प्रश्न पूछा था दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, दोनों आपको हमने कराया था। दर्पण सूत्र आज फंस गया है, आगे आपको लेंस फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा। सीधे सीधे पूछा गया दर्पण सूत्र कौन सा सही है, तो जो सही दर्पण सूत्र होता है 1/u + 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अभी आज इस पर डेरिवेशन नहीं पूछा, केवल सूत्र ही पूछा है। आगे आपसे लेंस फॉर्मूला भी पूछेंगे, फिर धीरे धीरे इस पर डेरिवेशन बनाकर पूछेंगे, और अगर डेरिवेशन आएगा तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये प्रश्न आज पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था पृथ्वी पर भूकंप किस वजह से आता है। यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्या पृथ्वी पर भूकंप पूछा गया था या ज्वार भाटा पूछा गया था। किसी ने ज्वार भाटा बताया, किसी ने भूकंप बताया है। हम दोनों आपको समझा देते हैं, काहे परेशान हो रहे हो। तो कह रहे पृथ्वी पर भूकंप किस वजह से आता है बताइए। तो यहाँ पर कोई ग्रह वाली क्रिया नहीं होती। बहुत सारे लोग बता रहे थे ग्रह की वजह से, तो ग्रहों का कोई मतलब नहीं है इसमें। भूकंप आता क्यों, उसका अलग रीजन है। उसका रीजन क्या है, तो पृथ्वी के भीतर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, ये जब आपस में रगड़ती हैं और इनमें जो खिसकाव आता है, उसकी वजह से ये भूकंप आता है। चलिए पूरा देख लीजिए। टेक्टोनिक प्लेटों की गति, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट कई विशाल और छोटी प्लेटों से बटी हुई है। ये प्लेटें मेंटल के ऊपर हमेशा तैरती रहती हैं और बहुत धीमी गति से खिसकती हैं। टकराव और ऊर्जा का उत्सर्जन, आपस में जब प्लेटें टकराती हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, टकराव होता है, तो पृथ्वी में कंपन होता है, और इसी कंपन की वजह से पृथ्वी के ऊपर भूकंप आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भूकंप वाला। अब अगर कोई कह रहा था सर ज्वार भाटा, अगर ज्वार भाटा वाला प्रश्न आया हो तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। अगर ज्वार भाटा वाला प्रश्न आया हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से भूकंप वाला ही आया था। तो आप लोग जो एग्जाम देकर आए हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और भी जो प्रश्न आपको याद रहे वो भी आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ये आया था कि कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करने पर, अत्यधिक ताप पर जब जलाते हैं इसको, तो क्या प्राप्त होता है। तो अगर कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आइए देख लेते हैं। और ये वाली अभिक्रिया भी हमने अपने उसमें कराई थी, टॉप 100 वाली PDF में डिटेल में अभिक्रिया भी इसकी करवाई थी, है ना, रिएक्शन भी। तो देख लेना जिन लोगों के पास में नोट्स हैं। कॉपर सल्फेट को गर्म हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर जलाने पर कॉपर धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसे एक अपचयन और विस्थापन अभिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक क्या क्या प्राप्त होगा, तो ये आप ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको प्राप्त होगा और कॉपर धातु आपको प्राप्त होगी। चलिए, तो ये आपका साइंस का पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न इसमें बीजांड वाला भी आया था, बीजांड जो है ना, ये प्रश्न भी आपका इसमें आया था, तो वो भी थोड़ा आपको गौर से देख लेना है। आगे जो प्रश्न आते जाएंगे वो भी हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम हो वो लोग अपने प्रश्नों को जरूर भेजना, आपसे निवेदन है, और कल भी आप लोग अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या क्या देखने को मिला है। तो हिंदी में ईर्ष्या का तत्सम शब्द पूछा गया था। उसके बाद अलंकार में आपसे यमक अलंकार, तो जो हिंदी की टॉप 500 आपको PDF दिया है उसमें देख लेना। यमक अलंकार का हमने उदाहरण भी आपको बताया, कनक कनकते सौगुनी, हमने आपको ट्रिक बताई थी, कनक कनक की जगह आप यमक यमक कर लेना तो आपको याद रहेगा। तो यमक अलंकार का आज उदाहरण पूछा गया था। उसके बाद में कारक पूछा गया था, अपादान कारक पूछा गया था, ठीक है। कारक, विभक्ति, संधि ये सब करवा चुके हैं। उसके बाद में समास में आज द्विगु समास और अव्ययी भाव समास पूछे गए थे। छंद में मात्रा काउंट करने के लिए आया था, तो छंद भी आपको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ाया है, पूरा PDF आपको दी है। काल में पूछा गया था हेतु हेतु मध्यकाल का आपका जो है उदाहरण पूछा गया था। तो इस तरह से आपको आज यहाँ पर देखने को मिला। हिंदी में कहीं पर भी कोई भी पैसेज देखने को नहीं मिला, ना हिंदी में पैसेज मिला है ना ही इंग्लिश में पैसेज मिला है। तो मेरे भाई पैसेज के भरोसे मत जाना मेरे भाई, ठीक है। चलो गणित देख लेते हैं। गणित में क्या क्या टॉपिक आज पूछे गए हैं। हमने आपसे बार बार बोला था कि मेरे भाई एडवांस नहीं पूछेंगे भैया, जेल पैरी में एडवांस नहीं पूछेंगे। एडवांस एप्टेक बहुत कम पूछता है, बहुत रियल होता है कि एप्टेक एडवांस पूछे, ठीक है ना। एडवांस नहीं पूछा है, इसीलिए हमने
जो है आपका अंक गणित पर ज़्यादा फोकस किया था, अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस किया था। जो पीडीएफ हमने बनाई है, जो टॉप 50 प्रश्न, टॉप 100 प्रश्न बनाए हैं, उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन हमने सबसे ज़्यादा ट्रिक से करवाए थे, इसीलिए करवाए थे। तो आज एज यानी आयु से 2 प्रश्न, औसत से 2 प्रश्न, अनुपात समानुपात से लगभग 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न सीआई चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा गया है, नल और टंकी का एक प्रश्न है, समय कार्य का 2 प्रश्न और समय कार्य का महिला पुरुष और बच्चे वाला 3-3 वेरिएबल देकर के पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में 4 प्रश्न लगभग मिश्रण यानी कि आपके एलिगेशन के पूछे गए हैं। घातांक करनी से भी एक प्रश्न पूछा और सीपीएसपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से भी 2 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पूरा लेवल रहा है आपका किसका, गणित का। तो गणित एकदम अर्थमेटिक आ रहा है, एडवांस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। और अगर कोई सिस्टम चेंज होता है तो वो हम आपको जो है एनालिसिस में बताते रहेंगे। तो एनालिसिस डेली वाला आपको देखना है। चलिए भैया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कितना सिंपल, आपको एकदम ट्रिक की मदद से हमने बताया था कैसे आपको एक्टिव और पैसिव सॉल्व करने हैं, ठीक है। आर्टिकल का एक प्रश्न है, एक्टिव पैसिव के 2 से 3 प्रश्न आए हैं। ईडीएम फ्रेज की अलग से पीडीएफ दे रखी है, टॉप 100 वाली वो भी पढ़ लेना, और जो टॉप 200 की पीडीएफ कल हमने एमसीक्यू करवाए हैं वो वाला भी पढ़ करके जाना, ठीक है। जिन लोगों ने नोट्स लिया है आपको सारी चीजें उसी के अंदर से मिल जाएंगी। सिलेक्टेड प्रश्न है, हम कहते हैं बार बार रिपीट होते हैं भाई, एप्टेक प्रश्न को रिपीट करता है, इंग्लिश के प्रश्न नए नहीं ले आता है, वही ले आता है। और यही काम हमने किया है, हमने जितने भी एप्टेक के प्रश्न सबको कंपाइल करके आपको दे दिया है, ठीक है। एंटोसिनोन का एक प्रश्न आया था, फिल इन द ब्लैंक प्रीपोजिशन डिटरमाइनर, ये भी आपको कल ही करवाए हैं। वो सारे प्रीपोजिशन डिटरमाइनर देख लेना, क्योंकि हमने प्रीपोजिशन डिटरमाइनर के लगभग सारे रूल करवा दिए हैं, ठीक है ना, कल वाली पीडीएफ में। अच्छे से पढ़ लेना उसको। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लगभग 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आज का पूरा सिस्टम रहा है। तो ये आज का एनालिसिस रहा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए आपको दिखा देते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने एमपी पुलिस में हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सिलेक्शन लिया है। ये आप देख सकते हैं, एमपी पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप है 2025 वाला। यहाँ से देखिए सर, मेरा भी हो गया, अपना स्कोर कार्ड शेयर किया, काजल तिवारी इनका नाम है। जितने लोग इस ग्रुप से जुड़े थे नोट्स लेने के बाद में 95% लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है एमपी पुलिस में। ये रचना नामदेव जी हैं, इनकी सेकंड, सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इन्होंने भेजा था। इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की थी। इसी तरह से आप भी सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी करके हमारे पास मैसेज कर रहे होंगे कि सर मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अगर नंबर की बात करते हैं तो बहुत हाई फाई नंबर नहीं आ रहे, 70 के आसपास तो बहुत रेयर केस है कि लोग 70 के आसपास पहुंच पा रहे हो। 70 के आसपास भी पहुंचना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग भी मेरे भाई आ गई है। तो सेफ स्कोर की हम यहीं पर अगर बात कर दें तो 65 प्लस जो जनरल कैटेगरी का है वो सेफ रहेगा आज के फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में भी यहां पर फायदा होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब चलिए क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो लोग जिनके एग्जाम में अगर 3 से 4 दिन या फिर 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, वो अभी इन नोट्स को परचेज करके अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अभी अस्पताल सहायक के नोट्स तो ले ही लो भैया, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें तो बहुत सारे आपको हम एमसीक्यू देने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स लेकर के ग्रुप में जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।